नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। शॉर्ट में देखते हैं और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी समझेंगे। तो मायके में बेटियां क्यों नहीं रह सकती हैं, ये सवाल आखिर क्यों इस वक्त सियासत में गूंज रही है, आगे हम लोग इसे डिटेल में बताएंगे। और इसके बाद बात होगी पहली डिजिटल जनगणना को लेकर, यह भी हम लोग आगे समझेंगे डिजिटल जनगणना के बारे में। और फिर बालू के पीला सोना बनने की कहानी क्या है, ये भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। और इसके बाद फिर बात होगी वैभव सूर्यवंशी की। बिहार का वैभव अकेले विरोधियों पर किस तरीके से भारी पड़ा है, ये हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया पर किए गए रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने यह कहा कि कोई बेटी दर्द में गुहार लगा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी कि पहले परिवार है तब दूसरे लोग। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। रोहिणी आचार्य आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को किडनी दान देने वाली बहादुर बेटी। पिता के लिए रोहिणी ने जितना बड़ा जोखिम उठाया उसकी हर तरफ प्रशंसा हुई। हर किसी ने इस बेटी के जज्बे को सलाम किया। लेकिन वही रोहिणी आचार्य 15 नवंबर 2025 को अपने पिता के घर से रोते हुए विदा हुई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। रोहिणी ने अपने ही भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर मायका छुड़वाने का आरोप लगाया। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। 25 दिन बाद 11 दिसंबर को एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया। साथ में बहुत ही बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। सवाल ये कि मायके में बेटियां क्यों नहीं रह सकती। रोहिणी ने बिना नाम लिए जिस ढंग से सवाल उठाया, उसके बाद परिवार से निकाले गए लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। अब उन्होंने मांग किया है तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, हमारी बड़ी बहन है। बिहार की बेटी रोहिणी के दर्द के साथ बड़े बड़े नेताओं ने भी अपना दर्द साझा किया है। कभी लालू प्रसाद के करीबी रहे बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, कोई बेटी दर्द में गुहार लगा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटी किसी की हो, उसके आंख से आंसू आ रहे हैं, वे गंभीर मामला है। और सबसे पहले जिनके वजह से आंसू गिर रहे हैं, उनको इसको देखना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू फैमिली को, खासकर तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि वे दूसरे ग्रिप से बाहर निकलकर परिवार के बारे में सोचें। उनको सोचना चाहिए पहले परिवार है तब दूसरे लोग। विपक्ष के नेता तेजस्वी जी दूसरे के इशारे पर या दूसरों के ग्रिप में चले गए हैं परिवार से निकल के। तेजस्वी जी को भी सोचना चाहिए कि पहले परिवार है तब दूसरे लोग हैं। तो एक बार उन लोगों को आपस में ही बैठ के इस मुद्दा का हल। जिस ढंग से रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा, गंभीर आरोप लगाए, जिस पर पलटवार करते हुए कुछ लोगों ने बेटियों के मायके में आने जाने पर छींटाकशी भी की, उसके बाद फिर से वही सवाल कि मायके में बेटियां क्यों नहीं रह सकती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब खबर को समझते हैं। सवाल यह है कि क्या बेटियां मायके में नहीं रह सकती, ये सवाल क्यों उठा, आखिर क्यों इस सवाल को समझने की नौबत आई, वो भी आपको समझाएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है। देखिए, क्या बेटियां मायके में नहीं रह सकती, इस पर कानून ये कहता है कि बेटियां मायके में रह सकती हैं और पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर अविवाहित। पिता की स्व अर्जित संपत्तियों पर भी बेटियों का बेटों के बराबर ही हक होता है। देखिए, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये अधिकार जन्म सिद्ध है। 2005 से पहले की स्थितियों पर भी ये नियम जो है वो लागू होता है। और फैसले के
अनुसार बेटियों और विवाहित महिलाओं को ससुराल और मायके दोनों जगह पर रहने का पूरा अधिकार है और अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित होता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कि बेटियां अगर वंचित हो रही हैं तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। अब देखिए, बात ऐसी है कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की बेटी है। रोहिणी ने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट किया था, याद होगा आपको। वहीं 15 नवंबर 2025 को रोहिणी ने परिवार से नाता तोड़ दिया। तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर उन्होंने आरोप भी लगाया था। रोहिणी ने गंदी गालियां देने और मारने के लिए चप्पल उठाने का भी आरोप लगाया था। अब देखिए, रोहिणी ने क्या कुछ लिखा था इसके बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया और कई सारे उन्होंने आरोप लगाए। तो एक बार फिर रोहिणी ने सवाल उठाया है बेटियों के अधिकार को लेकर। मायके में बेटियों के रहने का सवाल रोहिणी ने उठाया है, बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा की बात की है और इसी वजह से ये जो मुद्दा है इस वक्त काफी ज्यादा गहराया हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या नीतीश से अपील के बहाने रोहिणी आचार्य तेजस्वी को मैसेज देना चाहती है। रोहिणी परिवार में हुई उपेक्षा को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगी। राजनीति के क्षेत्र में भी वो बराबर की हिस्सेदारी चाहती है। खुद को लालू की उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित करना चाहती है। तेजस्वी के बराबर अपना कद वो दिखाना चाहती है और महिला सशक्तिकरण का चेहरा बनने की चाहत में है रोहिणी आचार्य। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। भारत सरकार ने जनगणना कराने को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 2 चरणों में होने वाली जनगणना डिजिटल तो होगी ही, इसमें जातियों की गिनती भी होगी। करीब 15 साल बाद होने जा रही जनगणना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। सबसे पहले सेंसस 2027 जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। ये जनगणना भारत की अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद होगी। जनगणना 2027 में करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी लगाए जाएंगे। इनमें इन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर और कई तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे। देश में पहली बार डिजिटल सर्वे होने जा रहा है। घर घर जाकर डिजिटल सर्वे करने वाले अपने टैबलेट या मोबाइल ऐप में हर घर जाकर सभी जानकारी इकट्ठा करेंगे। हर घर का लोकेशन, सुविधाएं, परिवार के सदस्यों की शिक्षा, भाषा, धर्म, रोजगार, दिव्यांगता, प्रवासन और दूसरे जरूरी जानकारी भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जबकि दूसरे चरण में फरवरी 2027 से जनसंख्या की गणना होगी। बता दें, इसके पहले 2011 में जनगणना हुई थी, फिर 10 साल बाद यानी 2021 में सेंसस होनी थी, जो अब तक नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात ये कि इस बार होने जा रही जनगणना में जातिगत आधार पर भी गिनती होगी, जिसकी मांग काफी पहले से उठती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब इस खबर को समझते हैं। अब देखिए, खबर यह है कि जनगणना 2027 को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किया है। वैसे ये हमारे देश की 16वीं जनगणना है, जबकि आजादी के बाद 8वीं जनगणना है। अब देखिए, जनगणना आपको बताते हैं पहला चरण कब हुआ। अप्रैल से सितंबर 2026 की बात होगी जब पहला चरण होगा, और दूसरा चरण फरवरी 2027 में किया जाएगा। और आपको ये बता दें, पहला चरण हमने बताया और दूसरे चरण में क्या होगा वो आपको बताते हैं। देखिए, पहले चरण में होगा हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग की गिनती, और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। अब देखिए, जनगणना 2027 को समझिए। करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी लगाए जाएंगे जनगणना के लिए, और पहली बार डिजिटल सर्वे होने जा रहा है। घर घर जाकर डिजिटल सर्वे किया जाएगा। डिजिटल सर्वे क्यों जरूरी है तो आपको बताते हैं। दरअसल तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से
डेटा इकट्ठा करना इसका मकसद है। अब देखिए, ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा और वो जो ऐप है वो हर प्रमुख क्षेत्रीय भाषा में होगा ताकि लोग भी समझ सकें कि सर्वे किस तरीके से हो रहा है, और इसीलिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा ऐप के जरिए। और आपको बता दें, जनगणना को सटीक बनाने के लिए क्या कुछ होने वाला है। देखिए, सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम नाम से पोर्टल बनाया गया है और ये जो पोर्टल है पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी करेगा। हर घर और इलाके का जियो टैगिंग किया जाएगा। अब देखिए, गणना करने वाले ऐप में कौन कौन सी जानकारी दर्ज होगी इसके बारे में आपको बता देते हैं। हर घर का लोकेशन दिया जाएगा, इसकी सुविधा होगी, और परिवार के सदस्यों के बारे में उसमें जानकारी होगी। सदस्यों की शिक्षा, भाषा, धर्म, रोजगार, दिव्यांगता, प्रवासन, ये सारी जो जानकारी है वो उस ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। अब देखिए, ये समझिए कि पहली बार जाति आधारित गणना होगी और जातियों की आबादी का इससे पता चलेगा। तो ये डिजिटल जनगणना जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, जनगणना क्यों जरूरी है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो विकास योजनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार इसे माना जाता है। दरअसल इससे ये पता चलता है कि देश में कितने लोग हैं, ये पता चलता है कि लोग किस जगह और किस हालात में हैं, ये भी पता चलेगा कि लोग किन सुविधाओं के साथ रहते हैं, और इसका उपयोग योजनाओं को बनाने में काम आता है। जनगणना के आधार पर आरक्षण और परिसीमन भी होता है, इसीलिए काफी ज्यादा जरूरी होती है जनगणना। और इससे पहले जनगणना कब हुई थी? 2011 में जनगणना हुई थी, आपको याद होगा, और उसके बाद जनगणना नहीं हो पाई। और ऐसे में चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन की नाक के नीचे देखिए बालू की कालाबाजारी का खुलासा करने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। प्रशासन के ऑपरेशन बालू माफिया से हड़कंप मच गया है। न्यूज़ 18 ने कल ही आपको दिखाया था पटना में पीले सोने का कैसे अवैध कारोबार चल रहा है। बालू माफियाओं का नेक्सस किस तरह फल फूल रहा है, प्रशासन के नाक के नीचे कैसे बालू की कालाबाजारी हो रही है। न्यूज़ 18 ने आपको बालू की लूट की ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाई। अब न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। देख लीजिए पटना की ये तस्वीरें। अवैध बालू खनन और पीले सोने की लूट पर कैसे करारा प्रहार किया गया है। प्रशासन ने ऑपरेशन बालू माफिया का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मनेर, बिहटा, रानी तालाब और पालीगंज में पुलिस और खनन विभाग की विशेष संयुक्त टीम एक साथ एक्शन में आ गई और अवैध रूप से बालू बेच रहे 9 ट्रैक्टरों को ट्रॉली के साथ जब्त कर लिया। तो दानापुर में बालू लदी नाव को जब्त किया गया है। लोदीपुर और ब्यापुर गंगा नदी घाट पर अवैध तरीके से बालू खनन की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। टीम ने अवैध बालू से लदे 2 नाव को जब्त कर लिया और 7 बालू माफिया को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जो नदी नाव के माध्यम से लोगों के द्वारा अवैध बालू का खनन और उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, उस पे की गई छापेमारी। उसमें हमारे द्वारा 3 नाव पकड़े गए थे, जिसमें से 2 नाव को जब्त किया गया है। बिहार में सख्ती और चेतावनी के बावजूद भी माफिया पर नकेल कसना बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत कुमार की रिपोर्ट। बालू के पीला सोना बनने की कहानी क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, पानी के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संसाधन बालू और कंकड़। अब देखिए, दुनिया में हर साल कंस्ट्रक्शन में कितना बालू और कंकड़ इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आपको बताएं। 50 बिलियन टन। और बालू के पीला सोना बनने की जो कहानी है वो हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ा, बालू की मांग भी बढ़ी और मांग बढ़ने के साथ ही बालू की भी कीमत जो है वो बढ़ने लग गई। बालू में सरकार को भी बड़ा मुनाफा दिखने लगा और इससे क्या हुआ, खनन के पट्टे, लाइसेंस और नीलामी कमाई का जरिया बन गए। बालू के धंधे में देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें शामिल हो गई और शराबबंदी के बाद बालू खनन सरकार के राजस्व का बड़ा जरिया बन गया। अब हम लोग इस खेल को समझ रहे हैं कि बिहार में बालू खनन जो है वो किस तरीके से होता है। बिहार में कितने बालू घाट हैं, ये हम लोग आपको बता रहे हैं। 635 बालू घाट हैं। और बिहार में कितने जिलों में बालू का खनन होता है, तो इसके बारे में आपको बताते चलें। 35 जिलों में बालू का खनन होता है। और बिहार में बालू खनन के बारे में हम लोग
आपको बता रहे हैं तो आपको बता दें कि 35 जिलों में देखिए खनन 2 दर्जन कंपनियों को खनन का लाइसेंस मिला हुआ है। अब कमाई के बारे में बात करते हैं। बालू के कारोबार से कमाई कितनी होती है? 2022 से 23 का जो आंकड़ा है वो ये कहता है 2650 करोड़ रुपए की कमाई इसके जरिए हुई है। और वहीं 2024 और 25 का जो आंकड़ा है, राजस्व का लक्ष्य क्या था और कितना प्राप्त हुआ, अब आप देखिए 3500 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य था और वहीं 3569 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कमाई का ये जो जरिया है वो कितना फायदेमंद है। पिछले 9 महीने में आपको बता दें कि कार्रवाई जो हुई है, छापेमारी हुई 420 और पकड़े गए 2500, वाहन जब्त किए गए 3599। आप समझ पा रहे होंगे ग्राफिक्स के जरिए। अब देखिए अवैध खनन को लेकर नई सरकार और ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है। बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर से बालू ढोने वाले पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध नेटवर्क को खत्म करने के लिए छापेमारी तेज की गई है। भ्रष्ट पुलिस वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। अवैध खनन रोकने के लिए हेल्प नंबर भी जारी किया गया है और जो हेल्प नंबर जारी किया है वो आपको बता देते हैं 9472238821। इसके और नंबर जारी किए गए हैं 0612221530 और इसके बारे में आपको बताते चलें अवैध बालू पकड़वाने पर इनाम की भी घोषणा की गई है। ट्रैक्टर पकड़वाने पर 5000 रुपए और 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार काफी ज्यादा गंभीर है इस मामले को लेकर। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार के लाल की बात करेंगे और क्रिकेट का उभरता सितारा वैभव सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए अंडर-19 एशिया कप में करियर की सबसे बड़ी पारी खेली। 14 साल के वैभव ने यूएई के खिलाफ 95 गेंदों पर 171 रन बनाए। 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 14 छक्के और 9 चौके जड़ते हुए यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्का जड़ने वाले बैट्समैन बन गए। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं और महज 14 साल में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट के मैदान में अपनी छाप छोड़ दी है। अंडर-19 एशिया कप मैच में वैभव सूर्यवंशी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। दुबई में यूएई के खिलाफ 14 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। यूथ वनडे में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज बने। 95 गेंदों पर 171 रन बनाया। 14 छक्के और 9 चौके इसमें शामिल। एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा सिक्सर का रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का 2008 में बना हुआ 12 सिक्स वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव में सचिन तेंदुलकर की झलक लोगों को दिखती है। सचिन भी ऐसी ही गेंदबाजों पर प्रहार करते थे। सचिन में भी इतना ही कॉन्फिडेंस दिखता था। तो ऐसे में लोग पूछ रहे हैं क्या वैभव आने वाले समय में अगले सचिन बनने वाले हैं? चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।